हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर में साइंस के जो टॉपिक है और उनमें से भी जो मेनली केमिस्ट्री के जो टॉपिक दिए हुए हैं, परमाणु और अणु, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, इनको अपने 1 बाय 1 क्लासेस में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक्स बुक से देखने हैं तो परमाणु और अणु वाला जो टॉपिक है वो आपको 9th की क्लास में, और ये जो दोनों टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, साथ में कार्बन और उसके यौगिक वाला किस में मिल जाएंगे, 10th की क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो हम परमाणु और अणु वाले टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है परमाणु व अणु। परमाणु व अणु। मेनली हमारा जो टारगेट है वो जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हें सही करना टारगेट है। तो हम इस इन आने वाली जो भी क्लासें हैं इनमें इन टॉपिक्स को इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि हमारे को जो टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन अपने को केमिस्ट्री के जो मिलेंगे वो हमारे सही हो। पढ़ने को तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको परमाणु फिर अणु ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो फोकस है वो है कि हम इन दोनों क्वेश्चनों को सही कर पाए। तो उन दोनों को सही करने के लिए हमें क्या-क्या टॉपिक और किस तरीके से पढ़ने हैं तो वो हम इन क्लासों में देखेंगे। तो मैं मेनली इसी को ही टारगेट बनाकर इन क्वेश्चन टॉपिक को करवाने वाला हूँ। ये श्योर है कि आप इन क्लासों को देखने के बाद में जो भी ये क्वेश्चन आएंगे इनको आप 100% आप क्या करोगे, सही कर दोगे अगर आपने सही तरीके से क्लासें लगाई तो परमाणु और अणु में हमें जो पहली बात पढ़ने वाली है वो है कि हमें कुछ नियम पढ़ने हैं जिन्हें हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम में हमें 2 नियम पढ़ने हैं। पहला नियम है वो है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इस नियम का मतलब क्या है, एक तो वो वाली बात, और एक इस नियम के देने वाला जो इस नियम को जिस केमिस्ट ने दिया है उस केमिस्ट का हमें क्या करना है, नाम याद रखना है। तो आपको इस नियम जो भी अपने दोनों नियम पढ़ेंगे दोनों के केमिस्ट के नाम आपको याद रहने चाहिए। कई वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के केमिस्ट का नाम क्या है निम्न में से। तो जो नाम है वो है लेवाशिए। क्या नाम है? लेवाशिए या लवाइजिए, दोनों ही आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से नाम लिखे मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही नाम याद रखने, एक ही नाम है ये लेवाशिए या लवाइजिए, दोनों में से एक आपको पक्का ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो बार बार जब आप इसको दोहराओगे तो ये याद रहने लग जाएंगे। दूसरा कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और वो ए से बी, ए को अगर अपने रिएक्टेंट बोले, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक बोले, और बी को हम क्या बोले, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो ये नियम ये कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद जो अभिकारक की साइड का जो द्रव्यमान है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के साइड के द्रव्यमान के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में जब वो कंप्लीट हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसका मास कम या ज्यादा हो जाएगा, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। मतलब हम जो ये मास है इसको ना तो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी प्रारंभिक द्रव्यमान
मतलब अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? अंतिम द्रव्यमान यानी उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। इस बात को मैं एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा देख रहा हूं। जैसे कि एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO किससे रिएक्शन कर रहा है? कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। और किसकी फॉर्मेशन हो रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है। इनके नाम भी आपको याद रखने होंगे। जैसे इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका नाम आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर भी जिनको नाम नहीं याद है तो वो इसका नाम याद रखेंगे, कार्बन डाई, डाई मतलब दो, और कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्सीजन। ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो इसलिए हमें कम से कम 20 या 22 एलिमेंट के हमें क्या होने चाहिए? मास नंबर है वो याद रखने हैं। वो कैसे याद होंगे? वो प्रैक्टिस से याद होंगे। प्रैक्टिस मतलब जितनी बार बार हम ये तीनों चैप्टर करेंगे तो हम जितनी रिएक्शनें लिखेंगे उन रिएक्शनों के साथ साथ आपको मैं जब मास लिखाऊंगा तो याद रहने लग जाएंगे। तो जो जैसे अपने यहाँ पर आप 4-5 के नाम अभी याद कर लोगे। जैसे कैल्शियम है Ca, तो कैल्शियम का प्रतीक है वो है Ca और इसका द्रव्यमान होता है वो होता है कितना? तो आप कहोगे 40। जो ऑक्सीजन है उसका कितना होता है? तो कहेंगे 16। जो कार्बन है उसका कितना होता है? तो कहेंगे 12। अगर ये तीन अगर आपको एक रिएक्शन के साथ याद हो रहे हैं तो हम 20 के तो याद कर ही देंगे। एक साथ 20 के याद करोगे तो मिक्स हो जाएंगे। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए मेनली तो आराम से वन बाय वन करते जाए। तो यहाँ पे CaO लिखा हुआ है, तो Ca का द्रव्यमान कितना होगा? तो हम कहेंगे 16। और O यानी ऑक्सीजन का कितना होगा? सॉरी, Ca का द्रव्यमान कितना होगा? एक मिनट, सॉरी। तो Ca का होगा 40 और ऑक्सीजन का होगा 16। तो 40 और 16 कितने हो गए? तो हम कहेंगे 56। इधर एक कार्बन है तो कार्बन का 12, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है? तो ऑक्सीजन 2 है। एक का 16 है तो दो का कितना हो जाएगा? 32। 12 और 32 कितना हो गया? 44। 44 और 56 कितने होते हैं? तो 100। इधर वाली साइड में देखो, तो एक Ca है तो 40, एक कार्बन है तो 12, लेकिन ऑक्सीजन 3 है। 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 48। तो 48 और 12 60, 60 और 40 कितना हो गया? 100। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिएक्टेंट का मास था वो 100 था, तो प्रोडक्ट का भी कितना है? 100 है। एक बात ये। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होता है? तो हम कहेंगे कितना होता है? 56 होता है। वो आपको वहां पे सिंबल ना दे, CaO लिख के ना दे, और आपसे सीधा पूछ ले कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होता है, तो 56 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है कितना? 44। और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100। ये तीनों बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसके ऊपर आपसे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि केमिस्ट का नाम और आपसे कौन सी रिएक्शन मास एक्शन लॉ को फॉलो कर रही है। एक बात और याद रखनी है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो नहीं करती। ठीक है, ये याद रखना है। पालन नहीं करती।
जैसे 4 ऑप्शन में देके आपको बोल देगा कि निम्न में से कौन सी रिएक्शंस है वो मास एक्शन लॉ को फॉलो नहीं करेगी, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करेगी। तो हम कहेंगे कौन सी है? नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जो मास एक्शन लॉ को फॉलो नहीं करती है। अब हम अगर अपने सेकंड लॉ की बात करें, तो जो सेकंड लॉ है वो है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम। अच्छा, निश्चित अनुपात का नियम, तो इसमें हमें क्या याद रखना है? तो सेम बात की, इसके केमिस्ट का नाम। एक और बात है, जो ये लेवाशिये जो केमिस्ट हैं, इन्हीं क्या कहते हैं? अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो निश्चित अनुपात के नियम के साइंटिस्ट, केमिस्ट का नाम है वो है जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, पहली बात। अब सेकंड बात है कि निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले से ही। तो निश्चित अनुपात का नियम ये कहता है कि जब भी कोई यौगिक बनेगा, जब भी कोई यौगिक बनेगा, तो उस यौगिक को बनाने में जो तत्व, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या होंगे? एक सरल अनुपात के अंदर ही जुड़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। लिख रहा हूं मैं, फिर याद रहेगा ना ये, कि किसी यौगिक निर्माण के समय, किसी यौगिक निर्माण के समय भाग लेने वाले, भाग लेने वाले तत्व, भाग लेने वाले तत्व एक निश्चित, एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में संयोग करते हैं, मतलब जुड़ते हैं। कैसे? अभी ये बात ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन ऑक्सीजन के नंबर से, इधर 1 है तो इधर भी 1 करना है, तो मैं यहाँ पे कितना लगा देता हूं? 1/2। अब 1/2 से गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन बच गया है। तो इस हाइड्रोजन का अगर मैं मास लिखना है, अब देखो हमने 3 यहाँ पे याद किए थे, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कार्बन का। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? तो अभी हम याद करके हैं 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। अब मैंने जैसे इसको 1/2 से गुणा कर दिया, तो यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दुए कितने होंगे? 32। 32 को 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 16। तो 2:16, यानी 1:8। जब भी H2O का फॉर्मेशन होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होंगे? तो 1:8 में होंगे। ये क्वेश्चन CO2 के लिए पूछा जा चुका है पहले से। और मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं और साथ में उनके अनुपात, किस अनुपात में वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो लिख रहा हूं। तो अगर मैं आपको बोलूं CO2, तो आप कहोगे CO2 में ना 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। 1 कार्बन का हमें पता है कितना होता है? 12 होता है। 1 ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है। तो 2 का कितना होगा? तो हम कहेंगे 32 होगा। 12:32। ये 3 4 से काटेंगे तो 4 तिये कितने होंगे? 12। और कितने चौके 32 होते हैं? तो 8 चौके कितने हो जाएंगे? 32। तो हमेशा CO2 की जब भी फॉर्मेशन होगी, तो किस अनुपात में जुड़ेंगे? 3:8 में जुड़ेंगे। जब भी H2O बनेगा, किस अनुपात में जुड़ेंगे? तो 1:8 में। जब भी CO2 बनेगा, किस अनुपात में?
3:8 में रटना नहीं है, हमें इनके मास नंबर याद रखने हैं। कार्बन का 12 है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का 32 हो जाएगा। 12 और 32 को किस अनुपात में काटोगे? 3:8 में काटेंगे। ऐसे ही मैं लिख दूं अमोनिया, NH3। NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। कई बार वो आपको NH3 नहीं लिखे अमोनिया लिख देगा, तो आपको याद रखना है NH3। तो NH3 में किस अनुपात में होंगे? तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना होगा? तो आप कहोगे 3। किस अनुपात में जुड़ेंगे? 14:3 में जुड़ेंगे। ऐसे ही मैं आपको कहूं कि कैल्शियम ऑक्साइड अभी हम लिख के आए थे, तो किस अनुपात में जुड़ेंगे? तो आप कहोगे एक कैल्शियम का होता है 40, एक ऑक्सीजन का होता है 16। 40 और 16 है, ये फिर किससे कटेगा? तो हम इसे 8 दुए कितने होंगे? 16, और 20 दुए कितने होंगे? 40। अभी और काटेंगे, ये हो जाएगा 4 दुए 8 और 5 चौके 20। तो किस अनुपात में आ जाएंगे? 5:2 में आ जाएंगे। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और लिख देता हूं, MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड का। तो मैग्नीशियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 24, और जो सल्फर का होता है वो होता है 32। तो 24:32 आ गया। इसे जब हम काटेंगे तो 16 दुए 32, और आप कहोगे 12 दुए 24। फिर से काटेंगे तो 8 दुए 16 और 6 दुए 12। फिर से काटेंगे तो 3 दुए 6 और 4 दुए 8। तो किस अनुपात में? सरल अनुपात कितना बना? 3:4 बना। तो ऐसे आपको किसी का भी पूछ ले, तो हमें अगर मास नंबर याद है, तो मास नंबर अभी हमने कितने के याद हो गए हैं? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16। तो जैसे अपने इतनी देर के अंदर ही हमने इतने सारों के मास नंबर याद कर लिए हैं, ऐसे आप बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इनको लिखोगे, तो हमें मास नंबर याद रहने लग जाएंगे। बाकी हम और रिएक्शन लिखेंगे तो और हमें नाम याद होंगे। तो पहली बात यहां से, दोनों इन नियम से, या तो आपसे केमिस्ट के नेम, या आपसे ये वाला बहुत ही ज्यादा मतलब है इंपॉर्टेंट, कि आपको किसी के अंदर क्या पूछ लेगा वो, सिंपल रेशो पूछेगा कि कितना बनेगा जब भी H2O बनेगा, तो किस अनुपात में। अच्छा, क्वेश्चन भी याद रखना कैसे पूछ रहा है। वो ऐसे कहेगा H2O फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ, तो हम कहेंगे 1:8, और वो बोल देता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताओ, तो आपको 8:1 लिखना है। ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ किस तरीके से रहा है, और दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद कुछ जो हमारा टॉपिक मेन था वो था परमाणु। तो हमें परमाणु के पास मेनली कौन कौन से पार्टिकल होते हैं उन्हें पढ़ना है। तो परमाणु के पास में 3 मेन मूलभूत कण हैं, कौन कौन से? एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो प्रोटॉन को हम लिखेंगे, वो लिखेंगे P। इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे E नेगेटिव से, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से भी लिखा मिल जाएगा कई जगह, और न्यूट्रॉन को N से लिखा मिलेगा। ठीक है, स्मॉल n से। अब हमें इनके बारे में क्या क्या बातें याद रहनी ही चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें बात है वो याद रहनी चाहिए कि इनके मास द्रव्यमान कितना कितना होता है। सीधे क्वेश्चन आएंगे ये वाले कि निम्न में से प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, या अच्छा, द्रव्यमान को हम जो यूनिट है वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU में लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन का होता है, वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर कितनी, माइनस में 27 kg, या 1.1007 AMU। दोनों बातें
1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg या इतना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आपसे पूछे तो आप कहोगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, या एएमयू में जब आपसे पूछे तो 0.00054 एएमयू। ऐसे ही आपसे न्यूट्रॉन का जब मास पूछेगा तो न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg, या 1.008 AMU। तीन बातें, तीनों में आपको मास केजी में और एटॉमिक मास यूनिट में याद रखना है। अच्छा, तो सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी है हमारे पास, यहां से पता लग रहा होगा, न्यूट्रॉन। उससे हल्का कौन है? तो प्रोटॉन। उससे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इनके द्रव्यमान का ऑर्डर है, पहली बात। द्रव्यमान का क्रम क्या आने वाला है? ये। इस बात में किसी के कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है भी इनके ऊपर आवेश यानी चार्ज कितना होता है। तो जब आप आवेश की बात करोगे तो जो प्रोटॉन के ऊपर आवेश है वो पॉजिटिव के अंदर है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19। सी मतलब गुलाम। गुलाम आवेश का मात्रक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कितना है? तो सेम, लेकिन माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम। तो न्यूट्रॉन पे कितना है? तो न्यूट्रॉन पे होगा 0। यानी हमारा जो प्रोटॉन है वो धनावेशित कण है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण है, जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण है। सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, इनकी खोज किसने की? तो हमें इनके खोजकर्ता के नाम भी याद रहने चाहिए। जैसे कि प्रोटॉन की खोज पूछे तो आप कहोगे गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो कहेंगे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। इतनी बात हमें याद रहनी ही चाहिए। द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना है, और खोजकर्ता कौन है। अच्छा, अब हमें याद रखना है कि इनकी खोज किस मॉडल के तहत की गई। खोजकर्ता थे तो मॉडल कौन सा था? तो जब आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज तो इन्हें कहेंगे एनोड किरण एक्सपेरिमेंट। एनोड किरण, या इन्हें एक नाम और देते हैं, वो है केनाल किरण। केनाल किरण प्रयोग। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो आप कहोगे कैथोड किरण मॉडल। कैथोड किरण प्रयोग, ठीक है। और इनका है वो है ऑयल ड्रॉप मॉडल ना। ऑयल ड्रॉप मॉडल। तो ये आपको इनके मॉडल भी याद रखने हैं, किस मॉडल के तहत किन की खोज की गई है। यहां से आपको पक्का एक क्वेश्चन, जो इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो एक तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले, या ये नियम वाले, यहां से क्वेश्चन पक्का बनने की संभावना है। फिर भी नहीं आया तो ये काफी, मतलब जैस जो अपने 9th के अंदर जितना दिया हुआ है, अपने बात करे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, परमाणु और अणु,
जितना 9th के अंदर इसको सिलेबस में दिया हुआ ना उतना तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो भी आए वो क्या हो, गलत ना हो। ठीक है, तो अब मैं इससे आगे की बात करता हूँ। कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या कि अगर हम किसी भी तत्व का प्रतीक लिखेंगे, तत्व का प्रतीक, कई बार बहुत सी बार आपसे सिर्फ प्रतीक पूछे हुए हैं, इस तत्व का प्रतीक सिंबल कैसा होगा, तो उसको लिखना कैसे है, एक्स, और इसकी यहाँ पे ऊपर वाली साइड में जो लिखा मिलेगा वो मिलेगा ए, और पैर में लिखा मिलेगा जेड। ए, ए मतलब है उसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, और जेड मतलब है उसका परमाणु क्रमांक, जेड मतलब परमाणु क्रमांक। अब दो नए शब्द आ गए कि ये द्रव्यमान संख्या क्या है और परमाणु क्रमांक क्या है। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब है उसके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है, उसके पास प्रोटॉन या उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ है, लेकिन परमाणु क्रमांक का मतलब है उसके पास कितने प्रोटॉन है या उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। उसे हम क्या कहेंगे, उसका परमाणु क्रमांक कहेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं कार्बन, कार्बन का जो सिंबल सी है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मास नंबर 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कितने प्रोटॉन है, तो आप कहोगे जिसके पास 6 प्रोटॉन है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो पूछेगा इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं। क्वेश्चन समझ में आया। आपको एक एलिमेंट का सिंबल दे दिया और आपसे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन बता दो कितने होंगे। तो हमें ये पता है ना ये 12 क्या होगा, तो आप कहोगे ये 12 तो ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ है ना, वो कितना होगा, 12 होगा। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर हमारे को दिया हुआ है कितना, 6। तो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, 6। 6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहां से मेरे को एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6। तो इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। ये वाला, इस तरीके से क्वेश्चन। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपसे पूछे कि आप हमें 11 सोडियम 23 के पास में क्या बताना है, आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो हमें पता है कि प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहोगे 11 है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जोड़ कितना है, तो 23 है। प्रोटॉन 11 थे, न्यूट्रॉन हमें पता करना है, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, तो आप कहोगे 23 माइनस 11 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 12। यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या पता चलेगी हमें कितनी आएगी, 12। इस बात, अच्छा आपसे पूछे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमें पता है जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने थे, 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 11। तो या तो हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में इतने डाटा में से कोई क्वेश्चन, या हमें किसी एलिमेंट का सिंबल देके हमसे उसके पास में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को काउंट करवा लिया जाए, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बात आई समझ में। इसी को ही थोड़ा मुश्किल बनाए, तो जैसे कि मैं आपको ऐसे लिखे थे कि आप बताइए ऑक्सीजन -2 के पास प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कहानी आ रही है समझ में, प्रोटॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और यदि इसकी मास नंबर कितना हो, 16 हो, तो इसके पास न्यूट्रॉन भी कितने होंगे। ध्यान से करना है। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर यानी जेड की वैल्यू होती है वो होती है 8। कितनी होती है, 8। अब हमें कैसे याद, तो हमें 20 में इसके जैसे ही अपने नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो मैं आपको 20 एलिमेंट तक के एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखूंगा, तो याद करने हैं, बार बार दोहरा के याद करने ही पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है इनको याद करने का, क्योंकि ये डाटा है और डाटा को हमें याद करना ही पड़ेगा। तो इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 8।
ठीक है, प्रोटॉन 8 है, सही बात है। अच्छा, इसका मास नंबर 16 है, तो यानी इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? 16 है। प्रोटॉन की वैल्यू 8 है, तो n की वैल्यू, न्यूट्रॉन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब बचा एक कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे अभी हम बता के आए हैं कि जितने इसके पास प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज, आवेश नहीं था। यहाँ पे कितना आवेश दे रखा है? -2। -2 का मतलब क्या हुआ? -2 का मतलब हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो कि कैसा था? ऋणावेशित था। ये ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो पहले इसके पास 8 प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे? 8। लेकिन ये 2 और बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं कि आपको Na पॉजिटिव के पास में अगर पता करने चल जाए, तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, आप अब पहले अपने इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इसको मैच करोगे, ठीक है। तो इसके पास में जो प्रोटॉन होंगे वो 11 आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 आएंगे, और जो न्यूट्रॉन होंगे वो 12 आएंगे। और ये क्यों आए हैं वो आपको पता करना है। इसका मैं Z की वैल्यू बता देता हूं। Z की वैल्यू 11 होगी, इसके A की वैल्यू 23 होगी। और वैसे भी मैं आपको सोडियम के लिए एटॉमिक यहाँ पे याद करवा चुका हूं। Na के लिए कितना आएगा? Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23। फिर भी बार बार, तो यहां तक इसका मास नंबर आपको द्रव्यमान याद हो गया, 23 होगा, इसका याद रखना है। तो अगर आपको इतनी बातें याद है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ जो बार बार डाउट आपको आएंगे वो आ रहे हैं कि हमें एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अगर हमें पता चल जाए तो हम थोड़ा सा याद कर लें। तो मैं 20 तक के आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 9th के क्लास के अंदर हमें 20 तक याद होने ही चाहिए। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिंबल लिख रहा हूँ और उनके नाम लिख रहा हूँ ना। तो पहला ही पहला सिंबल है वो है हाइड्रोजन का। तो जो हाइड्रोजन का मैं आपको एटॉमिक नंबर बताऊं, ये जो एक की लिख रहा हूं ये सीरियल नंबर को मान लो या इसको आप एटॉमिक नंबर ही मान लो। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर मतलब जेड की वैल्यू। परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। 1 पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो उसका मास नंबर यानी ए कितना आएगा, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ था, कितना आएगा? 1। इसका मतलब इसके पास एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0। अगर मैं दो एटॉमिक नंबर की बात करूं तो दो होता है, वो होता है हीलियम का। किसका? हीलियम का। और हीलियम का जो मास नंबर है वो कितना आएगा? तो वो आएगा 4। कितना आएगा? 4। अगर मैं बात करूं कि 6 एटॉमिक नंबर किसका होगा, तो 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का। लेकिन कार्बन का मास नंबर कितना होता है? तो 12 होता है। अगर मैं बात करूं 7 एटॉमिक नंबर किसका होगा, तो नाइट्रोजन का होगा। लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 7 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी आएगी? तो 14 आएगी। अगर मैं बात करूं 8 किसका होगा, तो 8 ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना आएगा? तो 16 आएगा। अगर मैं बात करूं 11, 11 किसका होगा, तो हम कहेंगे सोडियम का होगा। तो सोडियम का मास नंबर कितना आएगा? तो 23 आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 12 एटॉमिक नंबर किसका होगा, तो मैग्नीशियम का होगा। और मैग्नीशियम का जो मास नंबर है वो कितना होगा, तो वो 24 होगा। अगर 13 एटॉमिक नंबर बात करूं तो वो एल्यूमिनियम का होगा। और एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 आएगा। ऐसे ही मैं सल्फर की बात करूं तो 16 एटॉमिक नंबर किसका है? सल्फर का है। और सल्फर का मास नंबर कितना है, तो 32 है। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है।
क्लोरीन का जो मास नंबर है वो 35.5 कितना 35.5 आएगा। और ऐसे ही अगर मैं एटॉमिक नंबर 20 की बात करूं तो हम अभी पढ़ के आए थे कैल्शियम का होगा, और कैल्शियम का जो मास नंबर है वो कितना आएगा, तो वो 40 आएगा। इतने तो आपको याद ही करने हैं। इनसे जो बाहर और भी आएंगे वो अपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने जितना ये कवर किया है तो आप इसको रिवाइज करना और बढ़िया से याद करना। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो पीछे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे, तब बाकी अपने देखेंगे कि क्या क्या हमें एक्स्ट्रा और देखना चाहिए था। ओके, थैंक यू।